अब यहाँ पे बेटा एक इम्पॉर्टेंट जो हम करने जा रहे हैं वो है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। बेटा जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो मान लो मेरे पास एक ओवरऑल रिएक्शन कोई गिवन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो बेटा इसके लिए जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आप ध्यान से देखें इधर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए और बी, जबकि इधर जो पावर मैंने लिखी मतलब यहाँ जो लिखी हुई है बुक में वो क्या लिखी हुई है, एक्स और वाई। बात फॉलो कर रहे हो बेटा? यस सर। ये x a के बराबर हो सकता है, y b के बराबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप SN2 रिएक्शन पढ़ते थे। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल में के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बेटा हेलोजन मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। और आपको इसका मैकेनिज्म पूरा याद होगा। ओवरऑल रिएक्शन में भी दोनों देखो, ओवरऑल रिएक्शन तो कोई भी हो, चाहे SN1 मैकेनिज्म है या SN2 मैकेनिज्म है, देखो ध्यान से समझना, मेरे पास कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको जनरली जब हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन को तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि एल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल gives the substituted product and the nucleofuge means जो हैलाइड आयन है वो निकल गया। अब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो जब मैं इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूँ वो आपको याद होगा, रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, हाँ या ना बेटा? बोलो। यस सर। तो बेटा जब आपका SN2 मैकेनिज्म होता है प्राइमरी के केस में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो SN2, तो SN2 में स्लो स्टेप में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है, अल्काइल हैलाइड भी। यस और नो? न्यूक्लियोफाइल फोर्सेस इट्स वे इनटू द मॉलिक्यूल टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, बोलो। यस सर। तो उस केस में स्लो स्टेप में दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो पार दोनों की 1 1 आ गई। तो बेसिकली यहाँ जो है वो आपका रेट का एक्सप्रेशन ये बन गया। बट जब हम इसके लिए अगर मान लो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन लिखूं तो उसमें तो बेटा हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल रिएक्शन के हिसाब से सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। तो उस हिसाब से तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के 1 1 है। तो दिस इज द डिपेंडेंस, दिस एक्सप्रेशन शोज अस द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। दोनों की पावर 1 है, मतलब दोनों की कंसेंट्रेशन को मैं डबल करता हूं तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, एक को डबल करूंगा तो डबल हो जाएगा। बट SN1 मैकेनिज्म इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम एक्चुअल में देखें तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल के, क्योंकि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं होता क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। याद है बेटा आपको? यस सर। अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो तो हम न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन की पार 0 लिखते हैं। तो बेटा यहाँ जो मैंने अब देखो दो एक्सप्रेशन लिखे हैं रेट के, एक ये और एक ये। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑफ मास एक्शन। ये एक्सप्रेशन थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है रेट का। थ्योरेटिकल का मतलब मैंने कोई प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाई, मैंने सिंपली ये देखा कि रेट कैसे डिपेंड कर रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ।
सो बेटा हमने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, सीधा रिएक्शन देखा और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को पार बना दिया, तो वो तो ये है। बट एक्चुअल डिपेंडेंस रेट की क्या है, वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर वो न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो उसकी पावर तो जीरो है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास रेट लॉ या रेट इक्वेशन है। देखो बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन और एक होता है रेट लॉ और रेट इक्वेशन। जो रेट लॉ और रेट इक्वेशन है वो हमें एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ रेट बताता है ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो हमें थ्योरेटिकल बेसिकली कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो वो हमें इट मे और मे नॉट टेल अस द एक्चुअल डिपेंडेंस। जैसे यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो ही रेट लॉ है SN2 के केस में, बट SN1 के केस में वो डिफरेंट है लॉ रेट लॉ। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो पावर x और y है ये बेटा स्मॉल a और स्मॉल b भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा है ना मे और मे नॉट इक्वल टू, लिखा है कि नहीं बेटा? Yes, sir. बोलो। तो ये जो है ये आपके पास रेट लॉ है जो एक्चुअल बेटा आपको डिपेंडेंस बताएगा। अगर तो आपका रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा, हम SN2 को भी सिंगल स्टेप मान सकते हैं क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को हम हाइपोथेटिकल स्टेट बोलते हैं। यस और नो? बोलो। जी सर. तो ट्रांजिशन स्टेट हम हाइपोथेटिकल मानते हैं, मींस वो हम वैसे समझने के लिए बीच में लिखते हैं, अदरवाइज वो सिंगल स्टेप है। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो ओवरऑल भी वही है और स्लो स्टेप भी वही है, तो फिर रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम होंगे। बट अगर वो रिएक्शन मल्टी स्टेप है जैसे कि SN1, तो उस केस में रेट लॉ कम्स फ्रॉम स्लो स्टेप while law of mass action is written for overall reaction. Are you getting my point beta? Is it clear beta what I am saying? Sir, repeat कर दो. बेटा अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो स्लो स्टेप भी वही है और ओवरऑल स्टेप भी वही है। तो अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे वही रेट लॉ बन जाएगा। बट अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो लॉ ऑफ मास एक्शन ओवरऑल रिएक्शन से आता है जबकि रेट लॉ स्लो स्टेप से आता है। बात फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. Rate law is nothing but law of mass action applied on slow step. Rate law expression is law of mass action applied on slow step of the mechanism. Is it clear? Is it clear beta? Yes, sir. तो इस चीज को ध्यान में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा ये सारे के सारे। तो फिर बेटा हमारे लिए सिग्निफिकेंट कौन सा एक्सप्रेशन होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन की रेट लॉ? Rate law. तो हमारे लिए जो है वो रेट लॉ इंपॉर्टेंट होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यहीं से बेटा अब मैं कल आपके साथ कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? एंड हम रेट कांस्टेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद फिर जो है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और फिर असली न्यूमेरिकल्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर बच्चे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको हम कल करेंगे, ठीक है बेटा जी? Yes, sir. चलो, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस।